ये तो हम पढ़ रहे थे एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। ये हमारा बस लास्ट टॉपिक है। उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपका कोर्स ओवर है, मेरी तरफ से ख़त्म है कोर्स। उस पर इंशाल्लाह टर्मिनल की तैयारी करें। वो भी जो बाद में डिसाइड होना है कि ऑन कैंपस एग्ज़ाम होगा या ओपन बुक एग्ज़ाम होगा, ऑफ द कैंपस एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन होगा, ये अभी डिसाइड होगा। तो हम पढ़ रहे थे एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। तो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन के मैकेनिज्म को डिस्कस करने से पहले कुछ ब्रीफ फैक्ट्स जो इसके रीज़न को एक्सप्लेन करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन जो ये मेमल्स के अंदर फिनोमेना है, और ये फिनोमेना इसलिए होता है कि in order to compensate for the dosage compensation between the male and the female, क्योंकि we know genetically female carries 2 X chromosome and male carries a single X chromosome, और हर X chromosome का साइज अराउंड 155 to 157 MB का साइज होता है, और जो Y chromosome इनका साइज अराउंड 57 MB होता है। So it's 3 times smaller than the X chromosome, 3 times smaller almost। और एक्स क्रोमोसोम अगर हम जीन कंटेंट को देखें तो एक्स क्रोमोसोम पे अराउंड 850 कोडिंग जीन्स होती हैं। कोडिंग मीन्स के प्रोटीन कोडिंग है या टीआरएनए या राइबोसोमल आरएनए की जीन्स। इसके अलावा तकरीबन इतने ही ऑलमोस्ट मिला के नॉन कोडिंग सूडो जीन्स वो भी एक्स क्रोमोसोम पे बन जाते हैं, पे मोर देन 1500 जीन्स बन जाते हैं एक्स क्रोमोसोम पे जस्ट। So on the other hand, if you look at the Y chromosome, the size three times smaller here than the X chromosome. It contains even several times less number of genes compared to the X chromosome. इसमें around 66 coding genes हैं, और इन 66 में around 17 to 25 genes जो हैं वो male gender specificity की genes हैं। तो around 40 ऐसे genes हैं कि जिनके काउंटर पार्ट एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। तो इट मींस के वाई क्रोमोसोम का मेजर सेक्शन जो है, इट्स काउंटर पार्ट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द वाई क्रोमोसोम। सो इफ दैट पार्ट रिमेन्स एक्टिव, सो ऑब्वियसली इट विल लीड टू अ डोजेज इम्बैलेंस। फीमेल में पर्टिकुलर जीन के प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, मेल में के प्रोडक्ट कम बनेंगे। सो एक जेंडर डोजेज इम्बैलेंस आ जाता है। तो इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए नेचर ने फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव कर दिया, ताकि जो वो जीन्स जिनके काउंटर पार्ट वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, उनकी डोजेज बैलेंसमेंट हो जाए बिटवीन द मेल एंड द फीमेल। अच्छा, और जो ये साइलेंसिंग है बेसिकली ये एक्स क्रोमोसोम की इनएक्टिवेशन, एक्स क्रोमोसोम की साइलेंसिंग, ये टोटल एक रैंडम फिनोमेना। इसमें इम्प्रिंटिंग पर्टिकुलर इन केस ऑफ ह्यूमन में ये इम्प्रिंटिंग के पैटर्न को नहीं फॉलो, जबकि कुछ ऐसे मेंबर्स हैं, बाद में एग्जांपल की तरफ आते हैं, कि जहाँ पे एक्स क्रोमोसोम की इनएक्टिवेशन जो है वो रैंडम नहीं है बल्कि इम्प्रिंटिंग के पैटर्न को फॉलो करती है। किसी एक स्पेसिफिक पेरेंट से इनहेरिटेड एक्स क्रोमोसोम सेलेक्टिवली इनएक्टिव हो जाता है और दूसरे पेरेंट का एक्स क्रोमोसोम सेलेक्टिवली एक्टिव है। ह्यूमन के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। ह्यूमन में एक्स क्रोमोसोम की इनएक्टिवेशन इज टोटली रैंडम फिनोमेना, और इस रैंडम फिनोमेना में सेलेक्टिवली किसी एक सेल में किसी भी एक पेरेंट एक्स क्रोमोसोम अगर इनएक्टिव हो जाता है, तो फिर थ्रू आउट द सेल लीनिएज अगर उस सेल से जितने सेल बनते हैं उसमें फिर वही एक्स क्रोमोसोम ही इनएक्टिव होते हैं। बाद में सिर्फ यहाँ पे आके थोड़ा सा पैटर्न डेवलप हो जाता है, और इससे बियॉन्ड अगर ऊपर हम जाके देखें तो वहाँ पे इनिशियली जिस फर्स्ट सेल के अंदर जो रैंडमली कोई एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है, सिर्फ वहाँ तक ये रैंडमनेस है, उसके बाद फिर ये पैटर्न प्रॉपर्ली फॉलो होता है। इसीलिए इस एक्स क्रोमोसोम की इनएक्टिवेशन और इस रीजन को हम क्रोमैटिन को फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन, जो फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन को कल भी बात मैंने एक्सप्लेन की, ये हमने ये हम पढ़ चुके हैं
कि जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये दो टाइप के होते हैं, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन और कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन वो सेक्शन हेट्रोक्रोमेटिन का जो throughout the cell cycle, throughout the life of the cell, in every kind of the cell, जो कंडेंस फॉर्म के अंदर है, हाईली कंडेंस फॉर्म के, उसको कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। जिस तरह सेंट्रोमेयर का पार्ट है, ये नॉन जीनिक पार्ट है, तो ये पार्ट हर सेल के जीनोम में, हर टाइप ऑफ सेल के अंदर और हर डेवलपमेंटल स्टेज पे ये हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म होता है। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन यानी जो टिश्यू स्पेसिफिक जीन्स हैं तो किसी एक टिश्यू में एक्सप्रेस होते हैं, दूसरे में नहीं एक्सप्रेस होते, जहाँ पे नहीं होते वहाँ पे वो हेट्रोक्रोमेटिन में होते हैं, और जहाँ पे वो एक्सप्रेस होते हैं वहाँ पे यूक्रोमेटिन में होते हैं। तो ऐसे सेक्शन को हम क्रोमेटिन के फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। तो एक्स क्रोमोसोम भी एक्ट करता है लाइक फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। तो एक एक्स क्रोमोसोम जो एक टाइप ऑफ सेल में इनएक्टिव है वो दूसरे टाइप ऑफ सेल में एक्टिव है, तो एक मोज़ेक टाइप का ट्रीटमेंट होता है। और इस इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को इजीली ऑब्जर्व भी किया जा सकता है विद माइक्रोस्कोप। और इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग द इंटरफेज, जब इंटरफेज में क्रोमोसोम्स डीकंडेंस हो जाते हैं और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, तो इवन दैट कंडीशन यानी इंटरफेज में भी जो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है वो साइड ऑफ द न्यूक्लियस पे एक स्पॉट की तरह पड़ा हुआ, स्पॉट की तरह नजर आता है, विजुअलाइज होता है, और उसको बार बॉडी बोलते हैं। ये एक साइंटिस्ट था बार, उसने साइटोलॉजिस्ट था बेसिकली, उसने फॉर द फर्स्ट टाइम ये चीज़ ऑब्जर्व की कि हर फीमेल के हर सेल में जब उन्होंने न्यूक्लियस को फोकस करके चेक किया तो दे फाउंड कि ड्यूरिंग द इंटरफेज इवन that the one the nucleus at certain point has some dark staining, जो बाद में पता चला कि डार्क स्टेनिंग एक्चुअली एक हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है एक्स क्रोमोसोम का, सिलेक्टिवली एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन का फिनोमिना नॉर्मल केस में फीमेल के अंदर होता है, मेल में ये नॉर्मल केस में नहीं होता है, लेकिन स्टिल ये मेल के अंदर भी ये मैकेनिज्म होता है, लेकिन इन केस ऑफ डिजीज कंडीशन, फॉर एग्जांपल क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है क्लाइनफिल्टर मेल में, जिनमें दो एक्स क्रोमोसोम है तो उनमें एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाते हैं। सिमिलरली वो फीमेल जिनमें मोर देन टू एक्स क्रोमोसोम, उनमें जितने भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं वो सारे के सारे इनएक्टिव होते हैं, सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम एक्टिव रहते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ द मेल, अगर नॉर्मल मेल है एक्स वाई मेल तो उनमें भी एक्स साइलेंट होता है, लेकिन जो डिजीज मेल है जिनमें मोर देन वन एक्स क्रोमोसोम होता है उनमें एक एक्स एक्स्ट्रा जितनी भी एक्स होते हैं वो सारे साइलेंट हो जाते हैं, सिर्फ एक एक्स मेल के अंदर एक्टिव होते हैं। इस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन का फिनोमिना ये इनिशियली स्टार्ट में ये टोटली एक रैंडम मैकेनिज्म होता है। ये एक पहली बात तो ये ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट स्टेज, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के ऊपर एक्स इनएक्टिवेशन का फिनोमिना सेट हो जाता है कि किस टाइप ऑफ सेल के अंदर किस एक्स क्रोमोसोम में एक्टिव रहना और किस में इनएक्टिव रहना। प्राइमरीली ये रैंडम फिनोमिना होता है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर, लेकिन हाँ जब एक मरतबा डिफाइन हो जाए कि फॉर एग्जांपल ये सेल है, इस सेल में फादर से इनहेरिट जो एक्स है वो साइलेंट हो गया, और ये जो सेकंड टाइप ऑफ सेल है इसमें मदर से इनहेरिट जो एक्स क्रोमोसोम वो साइलेंट हो गया। अब यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन हो गई है कि इस टाइप ऑफ सेल्स में फादर इनहेरिटेड एक्स साइलेंट है और इन टाइप ऑफ सेल्स में मदर इनहेरिटेड एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव है। अब ये फिनोमेना यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड इट बिकम अ रेगुलेटेड फिनोमेना। यहाँ पे आके रैंडमनेस नहीं होती, यहाँ से ऑनवर्ड जितने भी डिसेंडेंट सेल्स हैं वो सारे के सारे तमाम सेल्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम डिराइव फ्रॉम द फादर और इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर ही इनएक्टिव रहेगा, और इन सेल के जितने भी डिसेंडेंट्स हैं उन तमाम सेल में एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर दे विल बी इनएक्टिव। तो ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज ये मैकेनिज्म रैंडम होता है, और उसके बाद जब वंस द मैकेनिज्म इज डिसाइडेड दैट in which type of the cell which X chromosome inherited from a particular parent is silent, so from this point onward the mechanism become
रेगुलेटेड वन, कंट्रोल। तो फीमेल में चूंकि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन का फिनोमेना होता है, तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब 3 जर्मिनल लेयर्स बनती है तो फिर हर जर्मिनल लेयर से डिफरेंट उनकी डिफरेंशिएशन होती है और फिर ड्यूरिंग डेवलपमेंट हर जर्मिनल लेयर से डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तो वो फीमेल एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन में जो फीमेल्स डेवलप होती हैं उनमें एक मोज़ेक पैटर्न बन जाता है। कुछ टिश्यूज में एक्स साइलेंट रहेगा, कुछ टिश्यूज के अंदर एक्स यानी कुछ टिश्यूज के अंदर मैटरनल एक्स साइलेंट रहेगा, कुछ टिश्यूज में पैटर्नल एक्स साइलेंट रहेगा। तो ये एक मोज़ेक सा पैटर्न बन जाता है जिस तरह आपको इनिशियली यहाँ पे नजर आ रहा है। ये फॉर एग्जांपल अर्ली एम्ब्रियोनिक टिश्यूज है, इनमें कुछ सेल्स के अंदर मैटरनल एक्स साइलेंट है और कुछ सेल्स के अंदर पैटर्नल एक्स साइलेंट है। अब जिन जिन सेल लाइन से जो जो टिश्यू डेवलप होंगे अब वो टिश्यू उन इंडिविजुअल्स के अंदर वो पर्टिकुलर पैटर्न शो करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मसल्स है, लेग के मसल्स है, तो अभी जस्ट फॉर क्योंकि मसल्स एक ही से डेवलप होते हैं, जस्ट ये एक मोज़ेक पैटर्न आपको दिखाने के लिए शो किया हुआ कि लेग के हाफ मसल्स जो है उनमें मैटरनल एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव है और बाकी के वो मसल्स जो पैटर्नल सेल से डिराइव्ड है उनमें पैटर्नल एक्स क्रोमोसोम। तो यानी एक मोज़ेक सा पैटर्न बन जाता है। तो ह्यूमन के अंदर तो जो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन का फिनोमेना है, इट डज नॉट फॉलो एनी पेरेंट ऑफ ऑरिजिन स्पेसिफिसिटी। पेरेंट ऑफ ऑरिजिन स्पेसिफिसिटी नहीं, लेकिन कैंगरूज में एक्स इनएक्टिवेशन का फिनोमेना टोटल इम्प्रिंटिंग के फैक्टर को फॉलो करता है। यानी इम्प्रिंटिंग मींस पेरेंट स्पेसिफिक पेरेंट ऑरिजिन स्पेसिफिक पैटर्न। फॉर एग्जांपल कैंगरू में हमेशा वो एक्स क्रोमोसोम जो फादर से इनहेरिट होता है वही साइलेंट रहता है। इसमें एक 3 जनरेशन पेडिग्री डिस्प्ले की गई है इस पिक्चर में। इसमें वो कैंगरू के सर के ऊपर हैट है, ये मेल है, और जो विदाउट हैट है ये फीमेल है। तो ये इनकी प्रोजनी है इन दो कैंगरूज की। इनमें और जो एक्स क्रोमोसोम साइलेंट है उनके नीचे ऑफ लिखा हुआ है। So if you look at the generation number 2 में असल में जो मेल कैंगरूज हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम डार्क ब्लैक कलर के हैं, सॉलिड ब्लैक कलर के हैं, और जो फीमेल कैंगरूज हैं उनके एक्स क्रोमोसोम ग्रे कलर के। So if you look at the progeny, the second generation progeny of these two kangaroos, इनमें अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट progeny है, इनकी फर्स्ट चाइल्ड है, इनमें जो डार्क ब्लैक कलर का जो क्रोमोसोम है ये ऑफ है, और ये डार्क ब्लैक कलर का क्रोमोसोम कहाँ से इनहेरिट है? फ्रॉम दिस फादर। ये सेकंड progeny है इस सेकंड progeny ये मेल है, ये सेकंड progeny फीमेल है, इसमें वही सेलेक्टिव एक्स क्रोमोसोम साइलेंट है जो फादर से इनहेरिट है। ये भी फीमेल progeny है, ये भी से वही एक्स क्रोमोसोम साइलेंट है जो फादर से इनहेरिट है। सिमिलरली अब सेम अब ये फॉर एग्जांपल इनकी अब सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन पे है, तो इनकी progeny है। अब इनकी progeny में ये जो नॉर्मल जो एक्स क्रोमोसोम है, फादर के जो एक्स क्रोमोसोम है वो डार्क ब्लैक कलर के नहीं बल्कि नॉर्मल पैटर्न के शो हो रहे हैं। इसमें अगर आप नोट करें तो ये दो फीमेल progeny है, इनमें वही एक्स क्रोमोसोम साइलेंट है जो फादर से इनहेरिट है, और फीमेल में वो एक्स क्रोमोसोम जो इस फादर से इनहेरिट होता है वो इस फीमेल की हद तक वो साइलेंट रहता है, लेकिन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, जिस तरह हमने इम्प्रिंटिंग के फिनोमेना में पढ़ा कि इम्प्रिंट ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस पहले इरेज हो जाते हैं और फिर बेस्ड ऑन द जेंडर स्पेसिफिसिटी दोबारा पैटर्न सेट होता है इम्प्रिंटिंग का। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है कि इस फीमेल की हद तक, इस फीमेल progeny की हद तक ये एक्स क्रोमोसोम जो इसने इनहेरिट किया फ्रॉम द फादर ये इनएक्टिव रहेगा, बट ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस ये दोनों एक्स क्रोमोसोम इसके गैमेट में एक्टिव रहेंगे, और जब ये फर्दर ऑन ट्रांसमिट करेंगे तो वो एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि अब ये एक्ट करेगी एज अ मदर, तो मदर का एक्स क्रोमोसोम हमेशा एक्टिव रहेगा, ये एक्ट करेगा एज अ फादर तो इसका एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाएगा। सो इन देयर progeny, यहाँ पे ये फीमेल progeny है, इसमें वो एक्स क्रोमोसोम जो मदर से इनहेरिट हुआ वो एक्टिव हो गया दोबारा, और वो एक्स क्रोमोसोम जो फादर से